ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर रमन शर्मा। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और एपिसोड में, जिसमें हम बात करते हैं कोरोना और उसकी वैक्सीन से जुड़े विषयों पर। इस समय हमारे देश में कोविड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और देश में पिछले 24 घंटे में 2,64,000 से अधिक कोविड रोगियों की पुष्टि हुई है। इसलिए हमें बहुत ही सतर्क और जागरूक रहना है। भारत में चल रहे विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 155 करोड़ 39 लाख से अधिक वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। देश में स्वास्थ्यकर्मियों, फ्रंटलाइन वॉरियर्स और गंभीर बीमारी से पीड़ित 60 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी प्रिकॉशनरी डोज की शुरुआत हो चुकी है। तो आइए कार्यक्रम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे आज के कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं सवाई मानसिंह मेडिकल हॉस्पिटल के मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर रमन शर्मा। डॉक्टर रमन, नमस्कार। आज के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जी नमस्कार। श्रोताओं, आप कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर रमन से हमारे स्टूडियो के नंबर 011 दिल्ली का कोड 23421764 23421764 पर आप सवाल पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। और डॉक्टर रमन, सबसे पहले बात करते हैं देश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों की। जिस तेजी के साथ कोविड अपने पैर पसार रहा है, इसे लेकर हम सभी चिंता में हैं। और कल की बात करें तो 2,64,000 से ज्यादा केसेस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। डॉक्टर रमन, आप देश की वर्तमान स्थिति को किस तरीके से देखते हैं कोविड के संदर्भ में? देखिए, ये जब वेव चल रही थी, सेकेंड वेव चल रही थी, तो उसमें ये था कि गंभीर बीमारियां चल रही थी जी। अब ये वायरस ने अपना जो स्वरूप, ये ओमिक्रॉन जो वायरस है, इसने अपने चेंजेस करके करीब 32 चेंजेस, म्यूटेशन कर लिए हैं स्पाइक प्रोटीन में जी। इसका ये असर हुआ है कि एक तो ये बहुत जल्दी कर रहा है, बहुत ज्यादा लोगों को अफेक्ट कर रहा है, सबसे ज्यादा लोग अफेक्ट होते जा रहे हैं। मतलब इसका इन्फेक्टिविटी पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है। आपने देखा होगा शुरू कम केसेस थे, फिर धीरे धीरे रोज, अब जैसे आपने बताया 2,64,000 केसेस हो गए हैं। वर्ल्ड देखें तो अमेरिका में बहुत ज्यादा है, यूरोप में भी बहुत है। ऐसा सोचा नहीं गया था कि इतना ज्यादा केसेस की होगी। 2.5 लाख थे अमेरिका में प्री क्रिसमस टाइम में, पोस्ट क्रिसमस में 5.5 लाख, और आज की तारीख में 10 के बीच करीब केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो इसका यही मतलब है कि ये बहुत ज्यादा फैल रहा है और जल्दी से असर कर रहा है जी। तो डॉक्टर रमन, ये जैसा कि आपने बताया कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें और कल की बात करें तो अमेरिका में कल 8,89,000 से ज्यादा केसेस आए और यहाँ का जो वीक एवरेज है वो 8 लाख केसेस है। यूरोप में जैसा कि आपने बताया इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इंग्लैंड की बात करें तो वहां का लगभग 1 लाख मामले सामने आए हैं, थोड़े से मामले कम हुए हैं। फ्रांस की पे नजर डालें तो फ्रांस में कल 3 लाख नए केसेस सामने आए हैं। तो ये जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव है, ये क्या दर्शाता है कि भारत में भी इतनी तेजी से केस बढ़े? हालांकि हमारे यहाँ थोड़ी देर से बढ़ने शुरू हुए, लेकिन ओमिक्रॉन के आते ही पूरा विश्व इसकी चपेट में आ गया। जी, ये बिल्कुल सही बात है कि सबसे पहले वहाँ अमेरिका और यूरोप में डेल्टा वेव भी काफी तेजी से फैला था और अपने यहाँ से बाद में फैला था जी। तो उसके बाद जो ओमिक्रॉन वाला वेव चल रहा है, वो ज्यादा कंट्रीज को, पूरे यूरोप को, अमेरिका को धीरे 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 ये वेस्ट टू ईस्ट स्वीप
कर रहा है जी। यानी कि वहां से वेस्ट से आते जा रहा है। और जैसा कि अपन देख रहे हैं कुछ ही दिनों में इतने ज्यादा हो गए हैं, बस यही है कि बहुत ज्यादा संक्रमित करता है। पर इसमें एक पॉजिटिव चीज जो इसमें जा रहे केसेस की आई है कि हॉस्पिटलाइजेशन इतना नहीं है, इतना सीरियस नहीं है, एक्सेप्ट 2-4 कंडीशंस ऐसी हैं। एक तो अनवैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स को भी WHO ने रिस्क ग्रुप में मान लिया है जी। तो, और एल्डरली इंडिविजुअल्स और जो रिस्क ग्रुप है उनको बड़ा सावधानी है। ये माइल्ड तो है पर सावधानी तो बरतनी ही पड़ेगी अपने को। किसी को भी ये जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, कभी भी इम्यून सिस्टम थोड़ा सा कमजोर हुआ और ये वायरस थोड़ा सा तेजी से प्रभाव डाल सकता है। जी। और डॉक्टर अमन, आप मेडिसिन आपकी स्पेशलिटी है और कोविड के लोग आपके पास इलाज कराने के लिए आते हैं, तो आपके मेडिकल कॉलेज की क्या स्थिति है और लोगों में किस तरीके के लक्षण आ रहे हैं और लोग क्या है जो ये थर्ड वेव की जो है वो कैसे बाकी वेव से अलग है? जी, एक तरह से अब थर्ड वेव चालू हो गई है। वेव का मतलब ये होता है कि एकदम से राइज करना, एकदम से केसेस को राइज करना, तो एक प्लेट्यू बन जाता है, उसके बाद धीरे धीरे कम होती है। तो जिस हिसाब से ये कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है कुछ ही दिनों के अंदर अंदर, 2 से 3 सप्ताह के अंदर अंदर, तो ये दर्शाता है कि ये पॉजिटिविटी रेट जो टेस्ट की है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि ये एक वेव की तरफ ही जा रहा है। अपन देख ही रहे हैं कि वेव की तरफ बढ़ गया है ये, और इसको अपन थर्ड वेव ही मानेंगे। अब इसमें हमारे हॉस्पिटल में भी काफी केसेस देखने को मिल रहे हैं, बट ज्यादातर 90 to 95% जो है बिल्कुल माइल्ड सिम्टम्स वाले हैं। माइल्ड सिम्टम्स वाले केसेस हैं जो वैसे ही ठीक हो रहे हैं बिना हॉस्पिटलाइजेशन। हॉस्पिटलाइजेशन की स्थिति बहुत गंभीर नहीं है, ऑक्सीजन की जैसे पहले मारामारी थी वैसा कुछ भी नहीं है। उन्हीं केसेस में ये सीरियस रूप ले रहा है जिन्होंने की वैक्सीनेशन नहीं लिया या मोर देन 2 और 3 कोमॉर्बिडिटीज साथ में होंगे। अब जहां तक सिम्टम्स का बताया तो माइल्ड है, इसका मतलब एक अगर मरीज है वेदर एसिम्प्टोमेटिक या सिम्प्टोमेटिक, वो दूसरे मरीज को अफेक्ट कर रहा है, दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को अफेक्ट कर रहा है, तो उसमें भी कुछ लक्षण हो जाते हैं। तो पहले जो डेल्टा वेव था उसमें क्या था, जब संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने में करीब 5-6 दिन बाद सिम्टम्स होते थे या उसका टेस्ट पॉजिटिव आता था, यानी कि एसिम्प्टोमेटिक में। पर इसमें क्या है कि इंक्यूबेशन पीरियड जिसको ये कहा जाता है कि संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में सिम्टम होना या टेस्ट पॉजिटिव आना, इस समय को अपन इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो ये इंक्यूबेशन पीरियड कम हो गया है, 3.5 to 4 डेज के करीब जल्दी से दूसरे लोगों को भी अफेक्ट कर रहा है। लक्षण इसमें ILI इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के ही होते हैं। हल्का सा गले में खराश होता है, कईयों को कुछ ज्यादा गला भी खराब हो सकता है, सोर थ्रोट जिसको बोलते हैं, एक स्क्रैची सी एक अलग सी पिक्यूलियर फीलिंग होती है गले में, जुकाम हो सकता है और खांसी आती है। दूसरी चीज बुखार ये अब जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में और हमारी टीम ने SMS जो क्लिनिशियंस हैं वो जो डील कर रहे हैं उनका ये सारा मानना है कि ये 3 डे इन्फ्लुएंजा फीवर की तरह रहता है, 3 दिन में अपने आप ही ठीक हो जा रहा है। ऑक्सीजन जो फॉलिंग पिछले वाली डेल्टा वेव में थी वैसा नहीं देखने को मिल रहा है। कई बच्चों में और एडल्ट्स में थोड़ा सा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स भी हो सकते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मतलब थोड़ा सा नौजिया होना, मतलब जी मिचलाना, उल्टी होना या डायरिया होना। अब आपने पहले देखा होगा, काफी लोगों में सुना भी होगा कि लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, तो अगर लॉस ऑफ स्मेल हो जाता है तो वो टुवर्ड्स डेल्टा की तरफ पॉइंट आउट करता था, पर इस बार ये इस तरह से नहीं प्रेजेंट कर रहा है। लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल बहुत कम, नेग्लिजिबल परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स में देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये नर्व्स को ज्यादा नहीं अफेक्ट कर रहा है, लोकल थ्रोट में ही लेता है और लंग्स के अंदर नहीं जा रहा। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है ऑक्सीजन वाली बात, कि ऑक्सीजन कम नहीं हो रही, क्योंकि अंदर तक लंग्स के लिए
इसकी जो एफिनिटी है लंग सेल्स नीचे वाले लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, उसकी बिल्कुल कम है जी। तो ये तो सिम्टम्स इसके हैं जो मैंने बताया आपको जी। और डॉक्टर रमन, जैसा कि पिछली बार की वेव से हमने देखा कि लंग्स अफेक्टेड होता था, इस बार जो है थ्रोट या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हमारा जो है वो बिल्कुल सही वो इसमें अफेक्टेड हो रहा है। और हमारे सहयोगी अक्षत जानना चाह रहे हैं कि ओमिक्रॉन में क्या सूखी खांसी होती है और बलगम निकलता है, तो क्या ये लक्षण भी ओमिक्रॉन के हो सकते हैं? जी जी, खांसी ILI में भी खांसी होती है और फीवर मोर देन 100.5 हो सकता है, 3-day फीवर हो सकता है जी। खांसी दोनों तरह की हो सकती है। शुरू में ड्राई कॉफ हो सकता है, उसके बाद हल्का सा बलगम भी आ सकता है। खांसी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर नहीं है कि सीरियसनेस की तरह, ऑक्सीजन ही एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है कि ऑक्सीजन लेवल का डाउन होना। तो खांसी तो कई बार दूसरे वायरल इन्फेक्शंस में भी रह जाती है और वायरल इन्फेक्शन फीवर खत्म होता है उसके बाद भी खांसी चलती रहती है। पोस्ट वायरल जो एलर्जी हो जाती है, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस जिसको बोलते हैं, उस तरह से भी हो सकता है। तो डॉक्टर रमन, क्या हर वायरस, अगर हम देखें तो कोविड के वायरस की बात करें तो क्या हर स्ट्रेन का जो उसकी चाल होती है, उसकी अफेक्ट करने का जो उसका फेवरेट जो ऑर्गन होता है, क्या वो बदलता रहता है इसके हिसाब से? जैसे अब हम देख रहे हैं थ्रोट, इसके पहले था लंग्स, इसके पहले ऑक्सीजन सैचुरेशन रिलेटेड टू कार्डियक अरेस्ट, तो एक उनका जो बिहेवियर पैटर्न है वो क्या चेंज होता रहता है? जैसे जैसे म्यूटेशन होंगे हमें अलग अलग लक्षण देखने को मिलेंगे? ये बिल्कुल सही है। जिस तरह से वायरस शुरू के केसेस जब आए थे तो उस टाइम एक तो इम्यूनिटी बिल्कुल नहीं थी पॉपुलेशन में, उसके बाद धीरे धीरे इन्फेक्शन जब बढ़ा तब लोगों में इम्यूनिटी आ गई, उसके बाद वैक्सीनेशन ड्राइव चालू हुई, उसके बाद ऐसा हुआ कि लोगों में काफी हद तक ये जान लिया गया कि एंटीबॉडीज बन गई हैं। अब एंटीबॉडीज जो बन जाती हैं इन्फेक्शन के कारण या वैक्सीनेशन के कारण, ठीक है, नेचुरल इन्फेक्शन किसी को हो गया या किसी ने वैक्सीन लगा लिया, जो एंटीबॉडीज बनती हैं एक तो वो प्रोटेक्ट करती हैं लंग्स में जाने को वायरस को, ये बड़ी चीज है। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसे किसी को इन्फेक्शन हुआ वायरस का तो उसका थ्रोट में तो रह सकता है और दूसरे को वो थ्रोट्स में ट्रांसमिट कर सकता है, पर जो वैक्सीनेटेड या इम्यून स्टेटस उसका है तो वो उसमें लंग्स में नहीं जाता। अब वायरस की कैरेक्टरिस्टिक बदली है, जैसे आपने पूछा कि वायरस की कैरेक्टरिस्टिक, हाँ, इस वाला जो वायरस है वो थोड़ा लेस विरुलेंट यानी कि कमजोर वैरायटी का है और इसमें एफिनिटी उसको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्वमेंट की, उसमें जो फॉर्मेशन जो उसका एफिनिटी थी, जो बाइंडिंग थी लोअर लंग सेल्स की, वो कम हुई है। ये अपना स्वरूप उसने बदला है और जैसा कि अपन सब देख ही रहे हैं इतना सीरियसनेस नहीं होती है, हालांकि गले से चले जाता है पर बहुत कम प्रतिशत लोगों में लंग्स को अफेक्ट करता है। कहीं न कहीं ये थोड़ी राहत देने वाली बात है। और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हुए बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं सवाई मेडिकल कॉलेज, SMS मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर रमन शर्मा। आप हमारे स्टूडियो के टेलीफोन नंबर 01123421764 पर कोरोना से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। और हमारे आज के पहले कॉलर हैं दिल्ली से महेश बाली जी। महेश जी नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। महेश जी बताइए। डॉक्टर रमन शर्मा को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरा एक क्वेश्चन है जी कि अभी 2.5 लाख के ऊपर पॉजिटिव केस निकल रहे हैं 24 घंटे में जी जी, और ओमिक्रॉन सिर्फ 68,000 है सिर्फ जी। तो क्या इसका मतलब है कि बाकी केस डेल्टा है बाकी सारा? जी डॉक्टर रमन, एक थोड़ा सा इस तरह की चूंकि हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं। जी जी, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ओमिक्रॉन ने डेल्टा को ओवरशैडो कर लिया है शायद। एक्चुअली डॉक्टर रमन, जो नॉर्मली रिपोर्ट्स आती हैं उसमें ये बताया जाता है कि मान लीजिए ओमिक्रॉन के अगर
8,000 केसेस मिले, 6,000 केसेस मिले या 10,000 केसेस मिले, वहीं जी। जो टोटल कोविड की केसेस की जो नंबर्स होते हैं वो 2 लाख, 2.5 लाख इस रेशियो में जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये जानना चाहते हैं कि क्या वो जो 2.5 लाख केसेस आ रहे हैं वो क्या ओमिक्रॉन के नहीं हैं? तो शायद ये जीनोम सीक्वेंसिंग की बात करना चाह रहे हैं। जी, अब ऐसा है, देखिए, अपन को ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए एक जीनोमिक सीक्वेंस पद्धति द्वारा जांच करी जाती है। तो एक पायलट सैंपल्स लिए जाते हैं जिसमें कि अपन को पता लगा लिया जाता है कि हाँ इतने % में ये ओमिक्रॉन है। इसका ये मतलब नहीं कि बाकी सब सैंपल्स में डेल्टा है ना। ज्यादातर जो केसेस अब आ रहे हैं, क्लिनिकल इंडिकेटर भी उस तरह से है और अपन ने देखा है कि इसकी सीरियसनेस नहीं है। तो ज्यादातर अपन यही मानेंगे कि ओमिक्रॉन है और डेल्टा भी वैक्सीनेशन के आगे कमजोर पड़ गया है। डेल्टा भी है थोड़ा बहुत, बट ओमिक्रॉन ने सारी कंट्रीज में और अपने यहाँ भी ये सच है कि इसने ओवरशेडो कर लिया। बट हम एक जो टेस्ट करते हैं वो जीनोमिक सीक्वेंसिंग हर एक में नहीं करी जाती, 5 या 6 दिन लग जाते हैं। अब नए टेस्ट जो आ गए हैं वो उनकी अलग बात है, बट रूटीन केसेस जो कंफर्मेटरी केसेस होते हैं सीक्वेंस, तो हम एक सैंपल सर्वे कर लेते हैं कि इसमें जीनोमिक सीक्वेंस से ओमिक्रॉन मिला और बाकी सब जो रिसर्च साइंटिस्ट है वो डिसाइड करते हैं किस तरह से। जी बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जितने भी केसेस आ रहे हैं मोस्टली केसेस ओमिक्रॉन के हैं, लेकिन चूंकि हर टेस्ट के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जिनकी हमने जीनोम सीक्वेंसिंग की उसमें से इतने केसेस ओमिक्रॉन के निकल गए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी केसेस ओमिक्रॉन के नहीं है। राइट डॉक्टर साहब? और अगर हम देखें तो अल्फा, इसके बाद डेल्टा, फिर कप्पा, फिर ओमिक्रॉन, तरह तरह से वायरस अपना स्वरूप बदल रहा है। हमारे अगले कॉलर को ले लेते हैं। शहर तहजीर से मोहम्मद आरिफ भाई जुड़ गए हैं। हेलो आरिफ जी, नमस्कार। जी सर, नमस्कार जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं? जी सर, सबसे पहले तो आपको पूरी आकाशवाणी टीम को मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूं कि हमेशा जागरूकता अभियान के तहत आप लोग हम लोगों को बताया करते हैं, तो काफी जानकारी आपके आकाशवाणी से मिला करती है। जी, तो मेरा बहुत खास ये धन्यवाद। सवाल आज ये है, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं और जो छोटे बच्चे हैं जी, तो उनके लिए तो काफी दुश्वारी का सामना समय चल रहा है। बिल्कुल। तो ऐसा कौन सा मतलब उपाय किया जाए कि हमारे जो बुजुर्ग काफी उम्रदार हैं, 60-70 साल के हैं या बच्चे छोटे हैं, उनके लिए ओमिक्रॉन जो नया वायरस आया हुआ है, इससे कैसे उनको संभाला जा सकता है? जी बिल्कुल, इसके विषय में जरा आप बात करें। डॉक्टर रमन, इन्होंने बुजुर्गों की बात की है, एल्डरली लोगों की, कि किस तरह से बढ़ते संक्रमण से उन्हें बचाएं। और यहाँ पे मुझे लगता है कि जो 60 साल से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन जो चल रहा है उसकी प्रिवेंटिव डोज के बारे में बात करनी चाहिए कि कितना जरूरी है। वो जो बुजुर्ग भी हैं, साथ में किसी न किसी गंभीर बीमारी के भी शिकार हैं, तो उनके लिए कितना आवश्यक है इसे लगवाना? जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा सवाल है। इसमें आपने पूछा है कि बच्चों और एल्डरली, देखिए बच्चे भी अभी अनवैक्सीनेटेड हैं, 15 साल से नीचे वाले, तो उनका बहुत ध्यान रखना है। घर में एल्डरली लोग हैं, उनका भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि घर में किसी को कोई भी लक्षण वाला मरीज हो इस तरह से या पॉजिटिव हो, तो इस ग्रुप को बहुत ज्यादा जरूरी है संभालना। तो रिस्क ग्रुप जैसे मैंने बताया, अनवैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स। अब क्योंकि 60 इयर्स एंड अबव प्लस फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हैं उनको वैक्सीनेशन ड्राइव चालू हो गया 10 जनवरी से। ये एक बहुत ही खूबसूरत कदम है वैक्सीनेशन और अपने इम्यूनिटी बनाने का, उनको प्रोटेक्ट करने का, उनके बचाव के लिए बहुत ही अच्छा ड्राइव है और सब लोगों को इसमें मुस्तैदी से शामिल होना चाहिए। तो 60 साल से अबव है विद कोमॉर्बिडिटीज। हालांकि ये कहना पड़ेगा कि 60 साल की उम्र के बाद कुछ न कुछ तो बीमारी छोटी मोटी चालू हो ही जाती है, तो इसलिए और भी जरूरी है ध्यान देना। और जहां भी क्वालिफाई करते हैं वैक्सीनेशन के लिए, उसमें वैक्सीनेशन ड्राइव की तरफ अपना पूरा सहयोग देना चाहिए। वो एक बहुत अच्छा बचाव है। वैक्सीनेशन करवा लिया इसका मतलब जो वायरस आता भी है आपसे लड़ने, तो गले में वही रह जाएगा अटक के,
वो लंग्स में निमोनिया नहीं करेगा, डबल निमोनिया नहीं करेगा, दोनों तरफ का निमोनिया। और बिल्कुल ग्रुप्स जी डॉक्टर रमन, जैसे ठंड का मौसम है और इस समय बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, ये वक्त थोड़ा सा उनके लिए नाजुक होता है, क्योंकि अगर हम कार्डियक फेल्योर की हम बात करें, अगर हम ब्रेन स्ट्रोक की बात करें, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा ठंड के मौसम में होती हैं और ओल्ड एज के साथ इनका खतरा भी बढ़ जाता है। तो ऐसे में अगर किसी जैसे कि हम कहते हैं कि नहीं ओमिक्रॉन माइल्ड है, पर ऐसे लोग जो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उनके लिए काफी दिक्कत कर सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो कोमॉर्बिडिटीज हैं और एक या दो एज तो है ही है, 60 ईयर्स एंड अबव, ये खुद ही इटसेल्फ में है, अपने आप में ही एक मॉर्बिडिटी है। दूसरी अगर डायबिटीज की बीमारी हो और काफी सारी, जैसे सर्दियों में आपने बताया सीओपीडी के, रेस्पिरेटरी इलनेस के वैसे ही मरीज काफी बिगड़ सकते हैं। तो बड़ा ध्यान देना चाहिए और इसमें अपने आप का बचाव करना चाहिए जी। और झारखंड से दिवाकर पाठक जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। दिवाकर जी नमस्कार। हेलो जी। जी दिवाकर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। मैं दिवाकर पाठक हजारीबाग झारखंड से हूँ जी। सर्वप्रथम मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं सिद्धार्थ सर और अपने उपस्थित विशेषज्ञ चिकित्सक सर को। जी बिल्कुल, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। कोविड प्रोटोकॉल के तहत नमस्कार मुद्रा में दोनों हाथों के अंगूठे एक साथ मिलकर हमारे हृदय को स्पर्श करते हैं, जिससे वहां मौजूद अनाहत चक्र गतिशील होकर गतिरोध को दूर करता है। चक्र की सक्रियता बढ़ने पर संक्रमण स्वतः शून्य हो जाता है। अकॉर्डिंग टू यौगिक साइंस, मास्क कब और कहां प्रयोग करनी चाहिए? ज्यादा देर तक मास्क पहनने के कोई साइड इफेक्ट हैं क्या? जी बहुत अच्छी बात पूछी है और अंदाज पूछने का उससे भी बेहतर था। डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि मास्क को जैसे कुछ लोग कहते हैं और शुरू में हालांकि अब काफी सारी भ्रांतियां लोगों की दूर हो गई हैं, लेकिन एक जब हम लगाते हैं, जैसे बहुत से लोग ऑफिस में हैं, लॉन्ग आवर्स ड्यूटीज होती हैं, तो कितने समय तक, बहुत लंबे समय तक लगाने समय दिक्कत हो सकती है क्या? या हम किसी थोड़ी देर पे उसे ऐसी जगह अकेले में जाके उससे रिलैक्स कर सकते हैं, उतार सकते हैं? इसके पीछे आप क्या कहेंगे? देखिए, किसी भी उपाय का रिस्क और बेनिफिट, यानी कि उसमें खतरा या लाभ, इसका प्रोपोर्शन देखा जाता है। तो मास्क पहनने के जो बेनिफिट्स हैं, जो फायदे हैं, वो उसके रिस्क से बहुत अधिक हैं। बेनिफिट बहुत ज्यादा हैं। इसलिए दूसरी चीज, आप कौन सा मास्क पहन रहे हैं? देखिए, आजकल 2-3 तरह के जो ज्यादा कॉमनली है, अपने घर पे बना हुआ कपड़े का जो मास्क है वो भी ठीक रहता है। दूसरा सर्जिकल वाला मास्क होता है, ट्रिपल लेयर मास्क जिसको कहते हैं, और तीसरा होता है N95। अब जब मास्क भी एक तो प्रॉपर फिटिंग, आप अगर लोगों के बीच में है, डेफिनेटली प्रॉपर फिटिंग वाला मास्क होना चाहिए। और दूसरा ये है कि इसकी जो लाइफ है सर्जिकल मास्क की, तो कुछ घंटे है। ऐसा नहीं कि आप उसी मास्क को दोबारा यूज करते रहें या रोज उसी को इस्तेमाल करते रहें। घर के कपड़े का बना हुआ मास्क है, उसको भी आप अच्छी तरह से धो सकते हैं। और तीसरा होता है N95, जहां ज्यादा लोग इकट्ठा है और जहां जैसे हॉस्पिटल वगैरह के जो एनवायरनमेंट है, उसमें अपने को ये वाला मास्क N95 का प्रयोग करना चाहिए। तो मास्क पहनने के फायदे अधिक हैं, और बीच में अगर आपको समय मिले तो डेफिनेटली आप अकेले में हो और वैसे कोई नुकसान नहीं होता है, आप मास्क को खोल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी कि अकेले में हो, ज्यादा भीड़ भाड़ में ऐसे नहीं हो जी, उस टाइम खोलने आप। रुक करते हैं उत्तराखंड में देहरादून का, और आकाश जी ने हमें मेल पे पूछा है कि बूस्टर डोज 9 महीने बाद लगवानी पड़ेगी, ऐसा कहा जा रहा है। पर ये जो 9 मंथ हैं, इनका कैलकुलेशन कैसे होगा? क्या पहली डोज से मानी जाएगी 9 महीने, या दूसरी डोज के बाद से मानी जाएगी? दूसरी डोज, यानी कि फुल वैक्सीनेशन। पहली डोज का मतलब है पार्शियल वैक्सीनेशन, यानी कि इनकम्प्लीट है वैक्सीनेशन। दूसरी डोज में जब लग जाए आपके, तो उसमें कॉम्प्लीमेंट पूरा हो जाता है, यानी कि वो ही है। उसके कुछ महीनों बाद, 9 महीने बाद,
हालांकि कुछ देशों में 5 से 6 महीने बाद ही लगाई जा रही है। तो अपने यहाँ से सेकेंड डोज, यानी कि जब भी आप देखें कोई सर्टिफिकेट पूछता है तो सेकेंड डोज का पूछता है। ठीक है, सेकेंड डोज भी लगने के 14 दिन बाद या 3 हफ्ते बाद जाके उसको फुल प्रोटेक्शन मिलता है। जी। और लूनी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से मोहम्मद यामीन जुड़ गए हैं। यामीन जी नमस्कार। सर नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। एक थोड़ा मेरा छोटा सा सवाल थोड़ा अलग हट गया पहले जी। जो लोग ये हमारा प्रोग्राम है इसमें नाम बदल के फोन कर रहे हैं बाय रिक्वेस्ट, तो वे नाम बदल के फोन ना करें। ठीक है सर जी? जी बिल्कुल, हमारी भी ये कोशिश रहती है कि आप होम आइसोलेशन के लिए जी होम आइसोलेशन के लिए क्या जानना चाहते हैं? बात कराएं लोग या पहले कराएं? नहीं, दोबारा से अपना सवाल पूछिए यामीन जी। सर मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे कह रहे हैं कि जी होम आइसोलेशन में रहें 7 दिन के लिए, तो इसमें जांच कब कराएं? 7 दिन के बाद कराएं या बीच में कराएं? लोग जैसे बुखार वगैरह चल रहा है। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर रमन, पहली चीज तो ये जानना चाहते हैं कि होम आइसोलेशन के लिए इस बार नई गाइडलाइन आई है और पहले की तरह इस बार नहीं है, तो थोड़ा सा, चूंकि ज्यादातर जो इस समय कोविड के पेशेंट्स हैं वो अपने घरों में हैं, तो उनके लिए जो नई गाइडलाइन है ये क्या है, किस तरह से होम आइसोलेशन करना है? जी, मैं बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर अपन फर्स्ट वेव की बात करें, अल्फा जब था तब पूरे 14 दिन के लिए आइसोलेशन कराया जाता था। टेस्ट नेगेटिव होने पर ही अपने को क्योर माना जाता था। जब डेल्टा वेव, सेकेंड वेव जब आई, तब उसका आइसोलेशन पीरियड कर दिया गया 10 दिन, जिसमें कि लास्ट 3 दिन तक बुखार नहीं होना चाहिए। उसमें भी ये बहुत जरूरी नहीं था कि आप टेस्ट कराएं, पर फिर भी लोग टेस्ट कराते थे। इस बार वाली जो गाइडलाइन आई है, 7 डेज ड्यूरेशन इसका रखा गया आइसोलेशन का। रीटेस्टिंग की कोई जरूरत नहीं है अगर आपकी बीमारी प्रोग्रेस नहीं करी है तो, यानी कि पिछले 3 दिन में बुखार नहीं हो और कोई आपको ऑक्सीजन वगैरह की किसी की जरूरत नहीं पड़ रही हो, तो आप 7 डेज बाद आइसोलेशन को खत्म कर सकते हैं। उसमें आपको टेस्ट के लिए जाने की जरूरत नहीं है। जी। और महेश शर्मा जी बड़ौद से जुड़ गए हैं, आइए जल्दी से जानते हैं महेश जी का क्या सवाल है। महेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी महेश जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? मैं ये मालूम करना चाह रहा थी, अगर किसी को निमोनिया हो जाता है, हाँ, ये कोविड की वजह से है या वैसे ही है, इसका बताने कृपा है और इसके बचाव के उपाय भी बताइए। जी डॉक्टर रमन, निमोनिया होना कोविड का सिम्टम है, कोविड से ही हो सकता है या ऐसे भी निमोनिया लोगों को हो जाता है, ये जानना चाहते हैं? देखिए, 2 तरह के निमोनिया अगर मैं लेमैन टर्म्स में बताऊं तो एक तो ये कोविड का जो वायरल निमोनिया है, ये तो बहुत ही जल्दी प्रोग्रेस करता है। अगर लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है वायरस का, इसका कोई इलाज नहीं होता है। दूसरा होता है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, जो कि रेगुलर जब से ये कोविड नहीं था उससे पहले भी आता था। तो उसमें भी उतर जाएंगे डॉक्टर साहब। जी, उसमें भी कोविड जो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया है उसमें भी निमोनिया होता है, पर डॉक्टर की सलाह से वो पता चल सकता है। और आज की तारीख में अगर किसी को कोविड लक्षण हो रहे हैं, उसके बाद निमोनिया हो रहा है, तो वो वायरल निमोनिया ही होगा। जी। और चलते चलते हमारी जो आज की लास्ट कॉलर है रिंकी तिवारी जी बलरामपुर से जुड़ गई हैं। रिंकी जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी बिल्कुल, आपके साथ एक्सपर्ट है, उन्हें भी मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। जी बिल्कुल। और आज मकर संक्रांति की पहले तो सबको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और जी बिल्कुल, मेरा क्वेश्चन है कि सर अगर मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट वोमेन है एक्चुअली, तो अगर उसे कोरोना का सिम्टम्स आ जाता है और वैक्सीन भी अगर उसे लगा हुआ, तो क्या इसका जो सिम्टम्स है ज्यादा खतरनाक स्कीम होता है या नहीं, या बच्चे को कोई प्रभाव होता है या नहीं? जी डॉक्टर रमन, बहुत संक्षिप्त में, हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है। किसी प्रेग्नेंट वुमेन में अगर कोविड हो जाता है तो क्या ये प्रभाव उसके बच्चे पर भी आता है? जी, अभी तक ज्यादातर स्टडीज ऐसी हुई हैं कि उसमें बच्चों में बहुत रेयरली देखने को मिलता है, पर हो सकता है। केस रिपोर्ट्स टाइप है, तो वैक्सीनेशन तो प्रेग्नेंट इंडिविजुअल में चालू हो ही गया, वीमेन में चालू हो ही गया, तो इसलिए कोई ऐसी चिंता की बात बिल्कुल। और समय इजाजत नहीं दे रहा कि इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर रमन, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपने हमसे चर्चा की, श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जी धन्यवाद। श्रोताओं, इसी के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को भी दीजिए अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे
कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर रमन शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in